तो आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन बनता है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है। इसके लिए एक बिंदु हमने यहाँ पे ए लिया और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु बी लिया। बिंदु ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा और बिंदु बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने 2L रखा। ये सामने आप देखिए एक निकाय बन गया, एक सिस्टम बन गया और इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो परिभाषित कैसे करेंगे? समान परिमाण के दो विजातीय आवेश यदि एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश यदि एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से बने निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण है HCl का अणु, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सोडियम क्लोराइड का अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल। पानी का अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल। अमोनिया का अणु इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये सारे वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हो गए। अब हर वैद्युत द्विध्रुव का एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परिभाषा क्लियर हो गई ना? समान परिमाण के दो विजातीय आवेश यदि एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार से बने हुए निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हर वैद्युत द्विध्रुव का एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम और देख सकते हैं, इसका मध्य बिंदु अगर O लें तो इधर की आधी डिस्टेंस L हो जाएगी, इधर की आधी डिस्टेंस L। यहाँ पे कभी कभी 2A डिस्टेंस भी दिखाई जा सकती है। हर वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है? एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि है और उसका मात्रक होता है, उसका विमीय सूत्र होता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण हम उसको परिभाषित करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कंप्लीट नेम हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर से अगर हम देखें बनाने की कोशिश करें, एक बिंदु A है जहाँ पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। दूसरा बिंदु है B जहाँ पे प्लस क्यू आवेश स्थित है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 2L है। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे परिभाषित करेंगे? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उनके बीच की दूरी के बीच
की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र हो जाएगा, हम इसको P से दर्शाएंगे, सूत्र हो जाएगा P इक्वल टू क्यू गुणे 2a के। ये इसका फार्मूला हो गया। P इक्वल टू क्यू इंटू 2a के। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसका सदिश रूप भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा? सदिश रूप में हो जाएगा, चूंकि एक सदिश राशि है तो वेक्टर P इक्वल टू 2QA और यहाँ पे आप P कैप रख दिया, P कैप जो कि दिशा को दर्शाएगा। वेक्टर P इक्वल टू 2QA P कैप। ये डायपोल मोमेंट की परिभाषा हो गई। किसी भी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण इस तरीके से परिभाषित किया जाता है। इसका सूत्र हो गया। अच्छा, इसका जो मात्रक है उसको कैसे लिखेंगे? मात्रक के लिए हम फिर से इसका फार्मूला लिखते हैं। P इक्वल टू किसके है? Q इंटू 2a के। अब Q क्या है? आवेश। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। A क्या है? दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। ठीक है ना। यहाँ पे 2L लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने L दर्शाया है, वहाँ पे हम A भी दर्शा सकते हैं। Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका बीमी सूत्र। तो बीमी सूत्र, आवेश का मात्रक AT होता है, आवेश का बीमी सूत्र AT होता है, दूरी का L होता है। तो हम इसका जो बीमी सूत्र लिखेंगे m0LTA। इसको शॉर्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, LTA भी लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। कुछ और जानकारियां हैं इससे रिलेटेड। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ठीक है ना। और जो अध्रुवीय अणु हैं जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सारे अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं क्योंकि इनमें जो धनावेश का केंद्र होता है वो ऋणावेश के केंद्र के संपाती होता है। फलस्वरूप इनका जो रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। ठीक है ना। अब चलिए सपोज करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 1। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ठीक, और एक प्रोटॉन हो गया इस बिंदु पर। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया। ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लिए। ठीक है। बिंदु A पर इलेक्ट्रॉन है और बिंदु B पर प्रोटॉन हो गया और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कितनी है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की दूरी है। तो एक इस तरीके का जो द्विध्रुव बन रहा है उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो हम पहले से जानते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है Q इंटू 2L के, दोनों में से किसी एक। तो P इक्वल टू, अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले हम लिख सकते हैं कि Q कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम Q का मान है। चाहे इस पर चार्ज है चाहे इस पर, बस उसकी ध्रुवता अलग अलग रहेगी, चार्ज का जो परिमाण है वो समान रहेगा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। और जो 2L है, 2L की वैल्यू कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम है। इसको आप मीटर में बदल दीजिए तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर हो गया। एक मतलब 10⁻10 मीटर हो गया। अब हम अगर P कैलकुलेट करें तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू 2L फार्मूले से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 10⁻10।
तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हों तो इस प्रकार से बनने वाला जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻29 कूलम। चलिए ठीक है, अगले नेक्स्ट में हम देखते हैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल की कंप्लीट स्टडी की थी, जिसमें हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे किसी द्विध्रुव के कारण जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जा सकता है। हम आज पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है एक द्विध्रुव का निर्माण करना। तो एक बिंदु A है जिस पर -q चार्ज रखा हुआ है और इससे कुछ दूरी पर +q चार्ज रखा है बिंदु B पर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी या तो 2L रख सकते हैं या 2A लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 2A लिखते हैं, ठीक है, ये है द्विध्रुव का मध्य बिंदु O। अब इसकी अक्ष को हमने बढ़ा दिया इतनी दूर तक और इस अक्ष पर एक बिंदु हमने कंसिडर किया, बिंदु P, जिसकी मध्य बिंदु O से दूरी जो है वो r है। ये स्थिति हो गई। AB एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया जो +q एवं -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश ले आके रख देंगे। हम पहले से ही जानते हैं कि परीक्षण आवेश का परिमाण इकाई होता है और वो धनावेश होता है, ठीक है। बिंदु P पर रखे हुए परीक्षण या आवेश या धनावेश पर लगने वाले कूलम्ब फोर्स के द्वारा ही हम तीव्रता की गणना करेंगे। तो ये +q आवेश है, +q आवेश इस आवेश पर जो है, इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा जिसकी दिशा इधर होगी और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कहलाएगी। -q आवेश इस आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, वो तीव्रता हो जाएगी E2, उसको हम दर्शाएंगे E1 और E2 दो तीव्रताएं। ये इसका डायग्राम हो गया। अब हम लिखना शुरू करते हैं, व्यंजक निकालना। तो माना यहाँ से शुरुआत करेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो +q एवं -q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो प्रश्न का उत्तर लिखने के पहले हम फटाफट चित्र बनाएंगे और उसके बारे में इतनी जानकारी लिख देंगे। हमने यहाँ पे जो चीज़ काम किया वहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, इसका कैलकुलेशन हम किसके हिसाब से करेंगे? कूलम के नियम 1/4πε0 के, और क्यू अपान दूरी कितनी है? bp²। ये दूरी कितनी है? bp। तो यहाँ पे हमने लिख दिया bp²। दूरी हो गई यहाँ पर bp²। अब हम ये लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये जो है किसके अनुदिश है, ये तीव्रता, इसकी दिशा किसके अनुदिश है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं bp के अनुदिश, वेक्टर bp के अनुदिश, bp के अनुदिश लिख सकते हैं या bp की दिशा में, या E1 = 1/4πε0 के Q अपान, और BP की दूरी हम R और A के पदों में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, मतलब O से B की दूरी स्मॉल है। चूँकि ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A और A, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो हमको ये दूरी प्राप्त करना है, तो R में से एक घटा देते हैं, तो R - A का होल स्क्वायर। ये हो गया तीव्रता E1। अब इसी प्रकार हम जो है माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की गणना करते हैं। E1 मिल गया है, ठीक है। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या है? E2 है। E2 = 1/4πε0 के, और Q अपान AP² हो जाएगा। इसकी दिशा क्या है? PA दिशा में, वेक्टर PA के अनुदिश, PA के अनुदिश हो जाएगा। R और A के पदों में लिखें अगर 4πε0 के Q अपान R + A का होल स्क्वायर। तो पहले हमने E2 की कैलकुलेशन किया, अब ये E1 कैलकुलेट किया, अब E2। अब ध्यान से देखेंगे तो E1 की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश इसके ज़्यादा निकट है, इसलिए ज़्यादा प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा, इसलिए E1 का मान भी E2 की तुलना में अधिक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट, तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए घटा देते हैं, परिणामी तीव्रता E हो जाएगी, E1 - E2 कर देते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। 1/4πε0 के इंटू Q अपान R - A का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 के इंटू Q अपान R + A का होल स्क्वायर। कॉमन क्या है? कॉमन निकाल लेते हैं। Q कॉमन है और 4πε0 के कॉमन है। कोष्टक की शुरुआत, इस कोष्टक के अंदर R स्क्वायर है, R + A का होल स्क्वायर। ये इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका तिर्यक गुणा यहाँ से, इसका तिर्यक गुणा यहाँ से, या
इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर का आर से, ए का ए से, आर स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा कर दिया। या इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, ये क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए के 2 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हुआ क्या इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2 आर ए 4 आर ए हो गया 4 आर ए बटे होल स्क्वायर। इसको हम अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 2 क्यू ए, आर को बाहर कर दें, 2 दूनी 4 क्यू आर ए, 4 क्यू आर ए को हमने व्यवस्थित किया है ताकि हम यहाँ पर पी लिख सकें, ऐसा हो गया। या इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 क्यू ए के स्थान पे हम पी लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2 पी आर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं कि यदि द्विध्रुव छोटा हो अर्थात यदि r इज ग्रेटर देन ए हो, तो समीकरण 1 में स्मॉल r की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2p r बटे r की पावर 4, एक r कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक r कैंसिल हो गया, ऊपर केवल बचा क्या 2p बटे r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, अपना एक अभीष्ट व्यंजक प्राप्त हुआ। एक इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देते हैं, दूसरा इक्वेशन है, और वायु निर्वात के लिए k इक्वल टू 1, अतः समीकरण 2 से इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, यही अभीष्ट व्यंजक है। ये तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कितना हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, यही अभीष्ट व्यंजक है। ओके, हेलो बच्चों, तो आज द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन हमें करना है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले हम एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। बिंदु A और बिंदु B, और बिंदु ले लिया O, और निरक्षीय स्थिति ये वाली कहलाएगी। ये वाली स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति कहेंगे। इस स्थिति में O से R दूरी पर इस स्थिति में एक बिंदु P है, ठीक है ना। P हम बाद में यहाँ पे लिखेंगे। यहीं पे हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। इसको बिंदु B से मिला दिया और इसको बिंदु A से मिला दिया। ये बिंदु यहाँ पर हमारा हो गया P, ठीक है ना। कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। ये टोटल दूरी कितनी है? 2a है। इसको हम डिवाइड किए दे रहे हैं। ये वाली दूरी a, ये वाली दूरी a, ठीक है ना। 3 a और r। यहाँ पे कौन सा चार्ज स्थित है? प्लस क्यू चार्ज। किसी भी बिंदु पर हम प्लस माइनस बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है? माइनस क्यू चार्ज। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वहाँ पे हमें परीक्षण आवेश रखना पड़ता है, एकांक धनावेश रखना पड़ता है। तो माना कि बिंदु P पर क्या रखा हुआ है? एकांक धनावेश रखा हुआ है। अब जब हम जैसे ही यहाँ पे एकांक धनावेश रखेंगे, प्लस क्यू चार्ज और उस एकांक धनावेश के बीच कौन सा बल कार्य करना शुरू कर देगा? प्रतिकर्षण बल। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, जिसकी दिशा AP के अनुदिश हो जाएगी। यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है तो माइनस क्यू आवेश उसको आकर्षित करेगा। यहाँ पे तीव्रता क्या हो जाएगी? E2। E1 हो गई और E2 हो गई, ठीक है ना। दोनों सदिश राशियाँ, सदिश का निशान भी लगा सकते हैं ऐसे। ये E1 E2 हो गई। इस वाले एंगल को हम थीटा नाम दे दिए, इस वाले एंगल को भी थीटा नाम दे दिए। अब एक तीव्रता वेक्टर AP के अनुदिश है और एक तीव्रता वेक्टर PB के अनुदिश है। तो बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन तीव्रताओं को वियोजित करेंगे अलग अलग दिशाओं में, ठीक है। कैसे वियोजित करेंगे? जैसे E1 है तो E1 का वियोजन इन दो डायरेक्शन में होगा। एक डायरेक्शन ऐसे और एक डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ये E1 का वियोजन हो गया। E2 का वियोजन करेंगे तो एक डायरेक्शन उसकी ऐसे हो जाएगी और एक डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। परिणामी तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी? ये परिणामी तीव्रता रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, जब सदिश का वियोजन होता है तो जिधर कास होता है उन्हें हमने बताया, जिधर थीटा होता है वो कास वाला घटक होता है, हमने बताया था। E1 का ये वाला घटक क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा। और ये वाला घटक क्या हो जाएगा? E1 कॉस थीटा। कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। E2 का वियोजन करेंगे तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा? E2 साइन थीटा। लेकिन ये वाला घटक क्या हो जाएगा? प्लस, चूँकि यहाँ पर इसका घटक हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ये फिगर समझिए अच्छे से पहले किस तरीके से हम इसका वियोजन कर रहे हैं। E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, ठीक है ना। ये E1 के दो घटक हो गए,
एक E1 साइन थीटा और एक E1 कास थीटा। इसी तरह से E2 के दो घटक हो गए, एक ये वाला घटक हो गया E2 साइन थीटा और एक ये वाला घटक हो गया E2 कॉस थीटा। फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमारा उद्देश्य है E की गणना करना। तो E किसके इक्वल हो गया, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा के, और E1 और E2 का जो परिमाण होगा वो बराबर इक्वल होगा, E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू किसकी कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा की। पहले E1 E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमको जो हमने काम किया है ना वो लिखना पड़ेगा। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश स्थित है उसके कारण तीव्रता निकालते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान, अब ध्यान दीजिए दूरी क्या हो जाएगी, AP स्क्वायर डिस्टेंस हो गई। अब इसकी दिशा क्या है, लिख देंगे वेक्टर AP के अनुदिश। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी, E2 इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपान, अब ये तीव्रता क्या हो जाएगी, BP स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है PB के अनुदिश लिखेंगे, वेक्टर PB के अनुदिश, PB के अनुदिश से तीव्रता हो जाएगी। E1 E2 कैलकुलेट कर लिए। चलिए ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे जो P है, बिंदु P है। अब यहाँ पे देखते हैं कि AP, चूँकि AP बराबर किसके है, BP, AP बराबर BP, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। अतः परिमाण में E1 किसके इक्वल हो गया, E2 के, लेकिन दिशा अलग अलग है। E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है, E2 की डायरेक्शन इस साइड है। परिमाण भले इक्वल है लेकिन दिशाएं क्या होगी, अलग अलग है। ठीक है, अतः चित्रानुसार बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता हमने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया है, सीधे लिखेंगे E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, ये परिणामी तीव्रता हो गई। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम पहले से दिखा चुके हैं E1 E2 की वैल्यू, बट कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे। अब समकोण त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं, POC
ए में। इस त्रिभुज में जो ए पी का वर्ग है वो ओ पी का वर्ग ए पी का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस ओ ए का वर्ग, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पे लगा दिया। या जो ए पी इक्वल टू हो जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हैं ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ से पी तक की वैल्यू आर स्क्वायर और ओ ए की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, या जो ए पी डिस्टेंस हो गई वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिल गई। ठीक है। तथा जो कॉस थीटा तथा कॉस थीटा बराबर कौन सी भुजा बटे कौन सी भुजा, ओ ए बटे ओ ए बटे ए पी के, और ओ ए की वैल्यू कितनी है ए, और ए पी की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कॉस थीटा का मान मिल गया। इन सभी मानों को ले चल करके हम कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, अब परिणामी तीव्रता ए किसके है, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा के। इस समीकरण में हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इक्वल टू, चूँकि E1 इक्वल टू E2 के हैं तो लिख सकते हैं 2E1 कॉस थीटा के। यहाँ लिख सकते हैं सिंस E1 इक्वल टू E2। चलिए अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू को ले आके रख देते हैं, या इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू अपॉन ए पी का वर्ग था, तो ए पी का वर्ग हम ऐसा कर देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और कॉस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है सॉरी क्यों है, थोड़ा सा क्यों और ए में अंतर समझ में आया, ये क्यों है। या इसको ऐसा लिखेंगे इक्वल टू 1/4πε0 के 2QA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2 के। यह इक्वल टू हो जाएगा, नहीं इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यदि द्विध्रुव छोटा हो अर्थात यदि R इज ग्रेटर देन ए हो तो E क्या हो जाएगा, ए को हटा देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, 1/4πε0 के, और 2QA के स्थान पे हम रख देते हैं P अपॉन, इसकी घात क्या हो जाएगी 2 कैंसिल हो जाएगा तो R³ इतने न्यूटन प्रति कूलम। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में इतनी तीव्रता होगी, है ना। अक्षीय स्थिति में हमने देखा था कि जो तीव्रता थी वो 2p/r³, यहाँ पे 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम था, और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी आ रही है p/r³, 1/4πε0 के इंटू p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। वायु या निर्वात के लिए
के इक्वल टू 1, इसलिए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। यही अभीष्ट व्यंजक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? वैद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होता है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र कितना होता है। अक्षीय स्थिति में 2P/r³ न्यूटन प्रति कूलम, निरक्षीय स्थिति में P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये द्विध्रुव से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए।